अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइज बहुत बहुत तगड़ी न्यूज अब बाहर आ रही है एंड इजराइल जो है वो जंग को हार रहा है। देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है भाई जंग में कि जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि इजराइल जंग को हार रहा है और फलस्तीन उस लड़ाई को जीत रहा है। सो फिलहाल वीडियो लेटेस्ट अपडेट है। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। क्या इजराइल वॉर हार रहा है? इजराइल हमास वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। Qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. I've spoken a lot in the last couple of months of the moral quandary I feel about is whether what is going on in Gaza is a proportionate response given the massive civilian death toll and given that so many of them are children. The Israel-Hamas war has been brutal. Thousands of lives, have been lost. Tens of thousands of people have been displaced. कुछ दिनों पहले सीज फायर यानी युद्ध विराम हो रहा था। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक्स पॉज कर दिए थे और हमास हॉस्टेजेस को छोड़ रहा था। लेकिन अब वॉर फिर से शुरू हो चुकी है। यहाँ सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इजराइल अपना इंटरनेशनल सपोर्ट खो रहा है। आइए जानते हैं कैसे। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ने 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 11,000 से ज्यादा जानें ली है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो हमारा फोकस उन 5,000 रॉकेट्स पर था जो इजराइल पर फायर हुए। लेकिन उसके साथ साथ हमास के टेररिस्ट ने इजराइल में घुसकर अराउंड 240 हॉस्टेजेस भी लिए। इजराइल में इस समय सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, जिसके लिए कई फॉरेन नेशनल्स यहाँ मौजूद थे। इजरायली लोगों के साथ साथ उन्हें भी हॉस्टेज ले लिया गया। अब हुआ ये कि कतर और इजिप्ट की अथॉरिटीज ने इजराइल और हमास के बीच एक समझौता करवाने की कोशिश की है, जिससे हमास धीरे धीरे 240 हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और बदले में इजराइल गाजा स्ट्रिप पर होने वाली बॉम्बिंग पॉज करेगा और इजरायली जेल्स में कैद कुछ पैलेस्टीनियंस को भी छोड़ेगा। ये पॉज 4 दिनों के लिए अग्रीड था, लेकिन हमास अपने हॉस्टेजेस धीरे धीरे छोड़ रहा था। हमास काफी स्मार्ट है, उन्होंने सारे हॉस्टेजेस को एक साथ रिलीज नहीं किया। ये वीडियो शूट करते समय हमास ने 58 हॉस्टेजेस छोड़े हैं। इनमें इजरायली नेशनल्स के साथ साथ थाईलैंड, पोलैंड, फिलीपींस और रशिया के लोग भी हैं। यंगेस्ट हॉस्टेज जिसे रिलीज किया गया है वो एक एबिगेल नाम की 4 साल की लड़की है, जिसके पेरेंट्स 7 अक्टूबर के अटैक्स में मारे गए थे। और ओल्डेस्ट 85 ईयर्स की एक दादी है, जिनके ग्रैंडसन को अभी भी हमास ने पकड़ा हुआ है। ऑन दी अदर हैंड इजराइल ने 150 पैलेस्टीनियंस को अपने जेल से रिलीज किया है। इनमें कई औरतें और माइनर्स भी शामिल है। इनमें से कई लोगों को जेल में तो रखा गया था, लेकिन चार्जेस ही फाइल्ड नहीं थे। यानी उन्हें जेल में क्यों रखा गया है ये इजराइल को भी पता नहीं था। यानी कंक्लूजन यही है कि इस वॉर की कीमत इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों साइड्स के इनोसेंट लोगों को ही चुकानी पड़ रही है। ऐसे समय सीज फायर ही सही ऑप्शन लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन हॉस्टेजेस के बदले में रिलीज होने वाले सारे लोग इनोसेंट नहीं हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ये इंटरव्यू देखा। ये है मोसाब हसन यूसुफ, जो हमास के को फाउंडर शेख हसन यूसुफ के बेटे हैं। उन्होंने हमास के कैंप्स में क्या होता है ये यूएन के मंच पर पूरी दुनिया के सामने रखा। 8 years to capture someone's by name Ibrahim Hamid. This mass murderer. 8 years he hid in a small town of Ramallah, less than 20,000 people. While he was sending suicide bombers every other day. It was a big nightmare to capture him. They want him. He is on the top of the list to be released. इस इब्राहिम हमीद को इजराइल ने 2006 में पकड़ा। उससे पहले ये हर दिन सुसाइड बॉम्बर्स इजराइल में भेजा करता था। ये हमास के मिलिट्री विंग का चीफ था, जिसे 2012 में इजराइल में 54 लाइफ सेंटेंसेस मिले थे। चलिए उनके सुसाइड बॉम्बिंग्स की एक लिस्ट देखते हैं। दिसंबर 2001 जायन स्क्वायर इन जेरूसलम, मई 2002 शेफील्ड क्लब, जून 2002 फ्रैंक सिनाट्रा कैफेटेरिया इन हिब्रू यूनिवर्सिटी, सितंबर 2003 कैफे हिलेल इन जेरूसलम। मोसाब यूसुफ कहते हैं कि हमास इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके चंद लोग पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। जिन लोगों को चार्ज नहीं किया गया है, जो लोग इनोसेंट है, उन्हें छोड़ना एक बात है, लेकिन हॉस्टेजेस के बदले टेररिस्ट को छोड़ना गलत है। ये दुनिया के बाकी टेरर ग्रुप्स को एक रॉन्ग सिग्नल देता है कि वो सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। वो भी किसी देश में घुसकर उस देश के सिटीजन्स को हॉस्टेज ले सकते हैं।
फिर किसी क्राउडेड एरिया में जाकर छुप सकते हैं और उनके हॉस्टेजेस के बदले उनके टेररिस्ट दोस्तों को छुड़ा सकते हैं। ये एक काफी सीरियस वार्निंग है और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को पता होना इम्पोर्टेंट है। October 7th attacks were cruel. The response to these attacks was cruel as well. एक 4 साल की लड़की को हॉस्टेज बनाए रखना क्रूअल है और साथ ही साथ पैलेस्टाइन के माइनर्स को इजराइल की जेल में कैद करना क्रूअल है। हॉस्टेजेस के बदले टेररिस्ट को छोड़ना क्रूअल है जिसने पहले ही बॉम्बिंग्स करके लोगों की जानें ली है। You see, everything about this war is cruel. किसी के भी हाथ दूध से धुले हुए नहीं हैं। गलतियां सबसे हुई हैं। इस समय ये पूछना कि आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं या पैलेस्टाइन को, ये काफी गलत है क्योंकि ये मैटर पिछले 75 सालों से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आप अगर मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही कहूंगा कि 2 wrongs don't make a right. यहाँ गलती किसने पहले की ये बात काफी इररेलेवेंट बन चुकी क्योंकि इजराइल धीरे धीरे अपना इंटरनेशनल सपोर्ट खो रहा है। इजराइल ने जब अपना ग्राउंड स्ट्राइक्स का प्लान दुनिया के सामने रखा तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्हें वार्न भी किया था कि गाजा स्ट्रिप को इन्वेड करना एक काफी डेंजरस मूव हो सकता है। इसका रीजन ये है कि अमेरिका इस चक्रव्यूह में पहले अटक चुका है। जब उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान में 20 साल वॉर लड़ने की कोशिश की तो उन्हें सिविलियन एरियाज में जाकर टेररिस्ट को ढूंढना पड़ा और उन्हें एलिमिनेट करना पड़ा। लेकिन सच तो ये है कि टेररिस्ट स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को अपना बेस बनाते हैं ताकि वो इनोसेंट सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज कर सके। इसीलिए अफगानिस्तान में 20 साल वॉर लड़ने के बाद भी यूएसए हार गया और अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में चला गया। जो चीज अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं कर पाया वो चीज इजराइल गाजा में नहीं कर पाएगा। गाजा में हमास ने ऐसे टनल्स बनाए हुए हैं जिन्हें नेविगेट करना सिर्फ उन्हीं के लोग जानते हैं। आईडीएफ के जवान गाजा के इन टनल्स में घुसने के बाद टेररिस्ट उनसे छुप सकते हैं, उनसे भाग सकते हैं, सिविलियन एरियाज में जा सकते हैं जहां उन्हें नॉर्मल सिविलियन से आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो सकता है। ये बात इजराइल समझ नहीं पाया। इसीलिए आज सिचुएशन ये है कि 11,000 लोग की मौत होने के बाद भी हमास और इजराइल के बीच में पीस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट इजराइल दिन ब दिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट खो रहा है क्योंकि दुनिया यही देख रही है कि गाजा बॉम्बिंग्स की वजह से इनोसेंट सिविलियंस की मौत हो रही है। सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो ये चार्ट देखिए, सिर्फ इसी बार नहीं हर बार जब भी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर होती है तो पैलेस्टाइन के लोग ज्यादा सफर करते हैं। आप यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये नंबर्स देख सकते हैं। और इतना सब होने के बाद भी जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो असली कल्प्रिट्स है वो पकड़े नहीं जाते। वो बस कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं क्योंकि वो वॉर जिस एरिया में हो रही है वहां पर तो रहते ही नहीं। ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था। हमास के लीडर इस्माइल हनीये पहले सीरिया में रहते थे और फिर वो कतार में रहने लगे। पिछले हफ्ते इजराइल के नेतान्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग में कहा कि उन्होंने मोसाद को इस्माइल हनीये के अगेंस्ट एक्शन लेने के ऑर्डर्स दिए हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है सीज फायर के अग्रीमेंट में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि हमास के उन लीडर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन का मतलब यही कि इधर उन्हें पकड़ा जाए या फिर असैसिनेट किया जाए। אנחנו נמשיך את המלחמה הזו עד שנשיג את 3 היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסל את החמאס עד תום ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם। ये बात सामने आने पर कतर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने हाथ धो दिए। उन्होंने कहा कि हनीये की करंट लोकेशन हमें पता नहीं, which is very hard to believe considering कतर कितना छोटा देश है। आज पूरी दुनिया डिवाइडेड है। इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दे पर कोई भी स्टेटमेंट करना डेंजरस हो चुका है क्योंकि लोग अपने आप में कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं। अगर किसी ने 7 अक्टूबर के टेरर स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज किया तो फिर लोग उल्टा पूछते हैं कि जब पैलेस्टाइन के लोगों पर अटैक्स हो रहे थे तो तुम कहां थे। अगर कोई इजराइल जो पैलेस्टाइन पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है उन्हें क्रिटिसाइज करने जाता है तो लोग पूछते हैं कि 1947 से जो अरब देश इजराइल पर अटैक कर रहे थे तो तुम कहां थे। अगर कोई हॉस्टेजेस लेने के लिए हमास को क्रिटिसाइज करता है तो लोग पूछते हैं कि जब इजराइल ने पैलेस्टाइन के लोगों को जेल में बंद किया था तो तुम कहां थे। अगर कोई इजराइल को हॉस्पिटल्स पर अटैक करने के लिए क्रिटिसाइज करता है तो लोग पूछते हैं फिर टेररिस्ट हॉस्पिटल में जाकर क्यों छुपते हैं। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, टेररिज्म कैन नॉट बी जस्टिफाइड। हम किसी भी हाल में टेरर को सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ हम नहीं, सऊदी के ये प्रिंस भी कहते हैं I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. इनका स्पीच सुनिए और समझिए कि वो हमास को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पैलेस्टाइन के लोगों की परवाह नहीं। हमास नीड्स टू बी पनिश्ड फॉर व्हाट दे आर डूइंग।
बट दैट डज नॉट मीन कि ये पनिशमेंट उन लोगों ने भी शेयर करनी चाहिए जिनकी कोई गलती नहीं है। I condemn Hamas for giving this awful government the excuse to ethnically cleanse Gaza of its citizens and bombing them to oblivion. अब आते हैं हमारे पहले सवाल पर, क्या इजराइल ये वॉर हार रहा है? ये वॉर जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है, ये जानने के लिए वॉर के ऑब्जेक्टिव्स को समझना इम्पोर्टेंट है। इजराइल का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हॉस्टेजेस को रिलीज करना। 4 दिन के सीज फायर के बाद कई सारे हॉस्टेजेस रिलीज हुए हैं, लेकिन फिर भी हमास के कंट्रोल में आज भी कई इनोसेंट सिविलियंस और इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं। इजराइल हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है और इसीलिए इजराइल ने गाजा पर बैक टू बैक एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें कई जाने गई। ये मूव इजराइल को काफी भारी पड़ा, जिसकी वजह से इजराइल ने इंटरनेशनल सपोर्ट खोया। क्या इजराइल ये वॉर जीतेगा या हारेगा, ये इन बातों पर डिपेंड करता है। क्या इजराइल हमास की बातें सुनकर टेररिस्ट को फ्री करेगा? क्या इजराइल हमास के लीडर्स को सजा दे पाएगा? क्या इजराइल अपना इंटरनेशनल सपोर्ट वापस ला पाएगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमास ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है दैट हमास इज इक्वल टू पैलेस्टाइन, जो बिल्कुल सच नहीं है। अगर पैलेस्टाइन के सपोर्टर्स हमास को भी सपोर्ट करने लगे तो सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हार जाएगा। इस बात पर जरा पॉज कीजिए और सोचिए, सच क्या है, कौन सही है और कौन गलत। ये समझने के लिए हमें इस 75 साल के कॉन्फ्लिक्ट को पहले से समझना होगा। इसमें भारत के लिए कई इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें समझने होंगे। आने वाले कुछ वीक्स में हम यही करेंगे। हम आपको इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की सो गाइस ये वीडियो अभी एंड नहीं होगी, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। सही कह रहे हैं यार, वो की गलती किसकी है और किस किस को भुगतना पड़ रहा है। बहुत 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 ही बुरी चीज है ये, सही बात है, सही बात है। और सजा देनी भी है तो हमास को दो, लेकिन वहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ पे क्या कहते हैं यार, निर्दोष लोग जो वहाँ के लोग हैं ना। अब इतना बड़ा हमास एक ग्रुप है या जितने भी वहाँ पे लोग हैं गजा में, तो बाकियों को भी तो भाई भुगतना पड़ रहा है। जो नॉर्मल इंसान उनको भी तो भुगतना पड़ रही है चीजें। एंड ये चीज कह रहे हैं कि गलती दोनों तरफ से भाई, फलस्तीन की गलती भी है कहीं ना कहीं एंड इजराइल की भी है कहीं ना कहीं, है ना। कि अगर एक कर रहा है तो दूसरा भी तो कर ही रहा है। जैसे उन्होंने एक वो बताया था किस्सा कि सुसाइड बॉम्ब जो भेजता था वहाँ पे, क्या नाम था उनका, उनको कैद करके रखा हुआ है तो वो भेजते थे, फिर उन्होंने उससे पकड़ लिया। ऐसे चीजें तो कह रहे वो भी भेजते थे, यानी ये चीजें चली हुई है। बस ये कि सॉर्ट आउट होने का मेरे को नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा दोबारा से जंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बस यही है रीजन आपके सामने ही है जो भी है, कि वो अपने उसको नहीं छोड़ रहे हैं। जो कह रहे हैं जिन्होंने टेरर अटैक किए हुए हैं कि टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे हम, तो वो कह रहे हैं टेररिस्ट छोड़ो। फलस्तीन वाले जैसे जो सुसाइड बॉम्ब करते थे ना, जिनको वो कैद करके रखा हुआ है इजराइल ने, वो कहते हैं भी छोड़ो, वो कहते हैं नहीं टेररिस्ट नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे। तो अब देखते हैं भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट निकलता है, क्या इनका निकलता है सारा का सारा। तो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।